तो आज के इस खास विश्लेषण के लिए हमारे एक लिसनर ने हमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुए एक बहुत ही दिल दहला देने वाले केस से जुड़े कुछ आर्टिकल्स भेजे हैं। कुछ शुरुआती पुलिस रिपोर्ट्स भी हैं, लोकल न्यूज क्लिपिंग्स हैं। कहानी एक शांत सी दिखने वाली कॉलोनी की है, जहां एक बंद कमरे में एक ही परिवार की 5 लाशें मिलती हैं। 5 लाशें? हाँ, माँ, पत्नी, 2 छोटे बच्चे और घर का मुखिया। और सबूत ऐसे हैं जो एक दूसरे को ही काटते नजर आते हैं। तो हमारा मिशन है इन सभी सोर्सेस को खंगालना और ये समझना कि आखिर ये गुत्थी इतनी उलझी हुई क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। और ये मामला शुरू से ही, जैसा आपने कहा, बेहद परेशान करने वाला है। 5 मौतें और हर एक के माथे पर गोली का निशान। हाँ, हर एक के। ये किसी अचानक हुई घटना जैसा नहीं लगता। नहीं, ये एक सोची समझी, एक बहुत ही क्रूर हिंसा की तस्वीर पेश करता है। और जब आप सोचते हैं कि मरने वालों में 2 मासूम बच्चे भी हैं, तो ये समझना और भी मुश्किल हो जाता है कि आखिर उस बंद कमरे के अंदर हुआ क्या होगा। बिल्कुल। और यहीं से ये केस एक सीधी सादी क्राइम स्टोरी से कहीं ज्यादा बन जाता है। पुलिस जब उस कमरे में दाखिल होती है तो उसे 5 शवों के अलावा जो मिलता है वो इस कहानी का पहला और शायद सबसे बड़ा विरोधाभास है। उन्हें कमरे से 3 देशी पिस्तौलें मिलती हैं। 3? हाँ। 5 लोग, 5 गोलियां, लेकिन हथियार सिर्फ 3। यहां से दिमाग चकराना शुरू हो जाता है। हाँ, क्योंकि एक जांचकर्ता के लिए हर चीज एक सुराग है। 3 पिस्तौलें, ये एक अजीब पहेली है। सही बात है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कई संभावनाओं की तरफ इशारा करता है। क्या वहां एक से ज्यादा शूटर थे, या फिर ये किसी तरह से ध्यान भटकाने की कोशिश है? ये एक छोटा सा डिटेल पूरे केस की दिशा बदल सकता है। मेरा पहला ख्याल तो यही आता है कि ये जानबूझकर किया गया है। ये किसी तरह का स्टेजिंग लगता है। स्टेजिंग? आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कोई चाहता हो कि पुलिस कई हमलावरों की थ्योरी में उलझ जाए ताकि असलियत पर पर्दा पड़ा रहे। शायद एक बहुत ही दर्दनाक मर्डर सुसाइड को एक सनसनीखेज हत्याकांड दिखाने की कोशिश। आपका क्या ख्याल है? ये एक बहुत मजबूत संभावना है। अपराध की दुनिया में इसे रेड हेरिंग कहते हैं, जानबूझकर गलत सुराख छोड़ना। अच्छा। हो सकता है कि कातिल एक ही हो और उसने बाकी 2 हथियार सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करने के लिए वहां रख दिए हों। लेकिन ये हमें एक दूसरी मुश्किल में डाल देता है। वो क्या? अगर हमलावर एक से ज्यादा थे, मान लीजिए 3 लोग, तो ये एक सीधा सीधा हत्याकांड बन जाता है, किसी बाहरी गैंग या दुश्मनों का काम। पर फिर एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि कमरा तो अंदर से बंद था। बिल्कुल। और यही बात इस केस को एक क्लासिक लॉक्ड रूम मिस्ट्री बना देती है। 3 हमलावर एक परिवार को खत्म करके दरवाजा अंदर से बंद करके हवा में तो गायब नहीं हो सकते। ठीक यहीं पर मामला उलझता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस बंद कमरे की गुत्थी में और उलझें, पुलिस को एक ऐसा सुराग मिलता है जो कहानी को 180 डिग्री घुमा देता है। आप वॉइस मैसेज की बात कर रही हैं? हाँ, शायद इस केस का सबसे अहम और सबसे रहस्यमयी सबूत, एक वॉइस मैसेज। हाँ, और ये वॉइस मैसेज मिलते ही पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। एक फोन से भेजा गया एक छोटा सा ऑडियो क्लिप जिसमें एक कांपती हुई, शायद टूटी हुई आवाज में सिर्फ एक लाइन कही गई है। और वो लाइन क्या थी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बस इतना ही। ये मैसेज मिलते ही शक की सुई बाहर से घूमकर सीधे घर के अंदर आ जाती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस मैसेज में इस्तेमाल किए गए शब्द बहुत कुछ कहते हैं। सोचिए, उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मैंने सबको मार दिया या मैंने अपराध किया है। सही है। उसने कहा मुझसे गलती हो गई है। ये साइकोलॉजिकली बहुत अलग बात है। कैसे? ये उस मानसिकता की ओर इशारा करता है जिसे विशेषज्ञ एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। व्यक्ति अपने किए की जिम्मेदारी खुद पर लेने की बजाय हालात पर डाल रहा है। ऐसा महसूस करा रहा है जैसे उससे ये करवाया गया हो, वो मजबूर था। अच्छा, तो ये एक तरह का कबूलनामा है जिसमें अपराधी खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। फैमिली एनाहिलेशन यानी पूरे परिवार को खत्म कर देने वाले मामलों में अक्सर ये पैटर्न देखा गया है। अपराधी, जो ज्यादातर परिवार का मुखिया होता है, किसी बड़े आर्थिक या सामाजिक दबाव में होता है। जब उसे लगता है कि वो फेल हो गया है, तो उसका नार्सिसिज्म या अहंकार टूट जाता है। अच्छा। वो अपने परिवार को अलग इंसानों की तरह नहीं, बल्कि अपनी इज्जत और पहचान का हिस्सा मानता है, और अपनी नाकामी को मिटाने के लिए वो पूरे परिवार को ही मिटा देता है।
ओह, उसके लिए गलती हत्या नहीं बल्कि वो आर्थिक या सामाजिक नाकामी है जिसकी वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा। तो चलिए अब इस सबको एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ हमारे पास एक वॉइस मैसेज है जो चीख कर कह रहा है कि ये एक मर्डर सुसाइड है जिसे घर के ही किसी सदस्य ने अंजाम दिया है। ये थ्योरी सुनने में बिल्कुल सीधी और साफ लगती है। हाँ, ये कहानी का सबसे सीधा रास्ता लगता है। एक इंसान गहरे डिप्रेशन या कर्ज में डूबा हुआ था। उसने पहले अपने परिवार को खत्म किया ताकि वो दुनिया के दुखों से आज़ाद हो जाए और फिर खुद को मार लिया। वॉइस मैसेज उसका एक तरह का सुसाइड नोट है। कहानी खत्म। लेकिन जैसे ही आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं, आपको फर्श पर पड़ी वो 3 पिस्तौलें नजर आती हैं और पूरी थ्योरी भरभरा कर गिर जाती है। बिल्कुल। सबूत एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वॉइस मैसेज कहता है कातिल एक है, पर पिस्तौलें चिल्ला रही हैं कि कातिल कई हो सकते हैं। ये विरोधाभासी इस केस को इतना पेचीदा बना रहा है। चलिए पहली थ्योरी पे ही टिकते हैं, मर्डर सुसाइड। मान लेते हैं कि घर के मुखिया ने ही ये सब किया। ठीक है, लेकिन कोई एक इंसान 3 अलग-अलग पिस्तौलों का इस्तेमाल क्यों करेगा? ये तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगता। तनाव और दहशत के उस माहौल में कोई हथियार क्यों बदलेगा? यही इस थ्योरी का सबसे कमजोर पहलू है। फोरेंसिक जांच यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। वो कैसे? देखिए, यहाँ जांच के 3 मुख्य हिस्से होंगे। पहला, बैलिस्टिक्स। हाँ, वो तीनों पिस्तौलों से टेस्ट फायर करेंगे और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे उन गोलियों के निशानों को क्राइम सीन पर मिली गोलियों के निशानों से मिलाएंगे। देशी पिस्तौलों के बैरल में जो बारीक धारियां होती हैं, वो हर हथियार की अलग होती हैं, बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह। अच्छा। इससे पता चल जाएगा कि कौन सी गोली किस पिस्तौल से चली। और क्या ये भी पता चल सकता है कि गोली किसने चलाई? उसके लिए दूसरा टेस्ट होता है, गन शॉट रेजिड्यू एनालिसिस, जिसे GSR कहते हैं। GSR, ठीक है। जब गोली चलती है तो बारूद के जलने से बेरियम, एंटीमनी और लेड के माइक्रोस्कोपिक कणों का एक बादल बनता है जो गोली चलाने वाले के हाथ पर चिपक जाता है। अगर परिवार के मुखिया के हाथ पर बाकी सबसे ज्यादा GSR मिलता है तो ये मर्डर सुसाइड थ्योरी को मजबूत करेगा। और तीसरा है फिंगरप्रिंट्स, लेकिन यहाँ एक मुश्किल है। क्या? देशी पिस्तौलों की सतह अक्सर खुरदरी होती है, जिस पर साफ फिंगरप्रिंट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो हो सकता है यहाँ से ज्यादा कुछ ना मिले। ठीक है, तो मर्डर सुसाइड वाली थ्योरी में वॉइस मैसेज एक मजबूत कड़ी है, लेकिन 3 पिस्तौलें उसे बेहद कमजोर बना देती हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये थ्योरी गलत है तो दूसरी संभावना कितनी भयानक हो सकती है। मतलब? यानी कोई और उस कमरे में था, पूरे परिवार को खत्म किया और फिर इसे आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की। और वॉइस मैसेज? हो सकता है कि उन्होंने ही परिवार के मुखिया के फोन से वो वॉइस मैसेज किसी को भेजा हो ताकि पुलिस गुमराह हो जाए और जांच घर के अंदर ही सिमट कर रह जाए। ये तो सुनकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन फिर वही 2 बड़े सवाल वापस आ जाते हैं। कौन से? पहला, बंद कमरा। अगर बाहर से कोई आया तो उसने दरवाजा अंदर से कैसे बंद किया? और दूसरा, मकसद क्या था? कोई पुरानी दुश्मनी, प्रॉपर्टी का विवाद या कोई लूटपाट जो गलत हो गई? बंद कमरे की गुत्थी सुलझाना हमेशा से पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है, लेकिन इसके कई तरीके होते हैं। कई बार अपराधी धागे या पतले तार का इस्तेमाल करके दरवाजे की कुंडी को बाहर से गिरा देते हैं, जिससे लगता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। अच्छा, ये भी मुमकिन है। और मकसद की बात करें तो पुलिस को परिवार की पूरी पृष्ठभूमि खंगालनी होगी। उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, किसी से कोई पुराना झगड़ा, कोई ऐसा राज जिसके बारे में किसी को पता ना हो। सही है। क्या परिवार किसी ऐसे संकट में था जो बाहर से नजर नहीं आ रहा था? तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं और दोनों ही आधी अधूरी लगती हैं। बिल्कुल। एक कहानी परिवार के अंदर के गहरे अवसाद और लाचारी की है, जिसका अंत इस खौफनाक मर्डर सुसाइड से हुआ, और दूसरी कहानी किसी बाहरी साजिश, क्रूर दुश्मनी और एक ठंडे दिमाग से किए गए हत्याकांड की तरफ इशारा करती है। और सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है, या शायद इन दोनों से भी ज्यादा अजीब है। अगर हम दोनों थ्योरीज को तौलें तो पहली थ्योरी में क्यों मोटिव समझना आसान है, डिप्रेशन, कर्ज, लेकिन कैसे समझ नहीं आता, 3 पिस्तौलें। दूसरी थ्योरी में कैसे शायद समझ आ जाए, 3 हमलावर, 3 पिस्तौलें, लेकिन क्यों, एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। और वॉइस मैसेज और बंद कमरे की गुत्थी और भी गहरी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। ये वाकई एक ऐसी पहेली है जहां हर सुराग एक जवाब देने के बजाय एक नया सवाल खड़ा कर देता है। सही कहा। एक तरफ एक आवाज है जो गलती मान रही है,
दूसरी तरफ 3 खामोश पिस्तौलें हैं जो किसी और ही कहानी की तरफ इशारा कर रही हैं। पुलिस के लिए इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। फॉरेंसिक रिपोर्ट, फोन रिकॉर्ड्स और परिवार के जानने वालों से पूछताछ, ये सब मिलकर धीरे धीरे इस धुंध को साफ करेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं होता, हम सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं कि उस रात उस बंद कमरे में आखिरी पलों में क्या हुआ होगा। तो सहारनपुर की ये कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां हर तरफ सिर्फ सवाल ही सवाल हैं। एक बंद कमरा, 5 शव, 3 पिस्तौलें और एक छोटा सा वॉइस मैसेज। इन सभी सोर्सेस को खंगालने के बाद ये साफ है कि सच सतह के काफी नीचे दबा हुआ है। सच क्या है ये तो वक्त और जांच ही बताएगी, लेकिन ये मामला हमें कुछ सोचने पर मजबूर जरूर करता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद जब सारे तथ्य और थ्योरी सामने हैं, हमारे लिसनर्स के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि सबूत और थ्योरी से आगे बढ़कर इस कहानी के मानवीय पहलू को देखना जरूरी है। अच्छा। हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां, वो कौन सा अदृश्य सामाजिक या मानसिक दबाव हो सकता है जो एक पूरे परिवार को इस भयानक अंत तक ले आता है। अगर ये वाकई एक मर्डर सुसाइड है, तो एक समाज के तौर पर हम उन चेतावनियों को पहचानने में कहाँ नाकाम हो रहे हैं जो लोग मदद के लिए चिल्ला कर देते हैं। और अगर ये एक हत्याकांड है, तो वो कौन सी नफरत या लालच है जो किसी को 2 मासूम बच्चों समेत पूरे परिवार को मिटा देने पर मजबूर कर सकती है। ये बहुत गहरे सवाल हैं। ये घटना हमें न केवल एक अपराध की गुत्थी सुलझाने के लिए, बल्कि हमारे समाज की इन अदृश्य दरारों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है, जिनके बारे में हम अक्सर बात करने से कतराते हैं। सच जो भी हो, वो एक गहरी त्रासदी की ओर